नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा है कि देश लोकतंत्र और संविधान से नहीं बल्कि तानाशाही से चल रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। आपके सभी विधायक दल राष्ट्रपति से मिलने भी जा रहे हैं। तंत्र से नहीं, संविधान से नहीं, ये देश तानाशाही से चलता है, लेकिन हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। देखिए जरा यहाँ पे आप पूरा नजारा देखिए, पूरा आप नजारा देख सकते हैं कि सैकड़ों सीआरपीएफ के दल को इकट्ठा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश को, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2025 में बिहार में भी चुनाव है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि अगले मुख्यमंत्री क्या तेजस्वी होंगे, तो उन्होंने उस पर कहा है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, ये लोगों के हाथ में है, नेताओं के हाथ में नहीं है। उनका काम है ना, उनका पार्टी के कौन रहेगा नहीं रहेगा वो जाने, वो सब पूछिए। लेकिन बीजेपी चाहती है ना कि अब नीतीश कुमार को हटाया जाए और उनका कोई चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री। मतलब विपक्ष से नहीं, विपक्ष से मुद्दा नहीं, डबल इंजन का सरकार है। जो महामहिम राज्यपाल के भाषण हुआ, एक चीज जो राज्यपाल जी आएंगे वही भाषण होता है। हाई हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। वो पुराना भाषण पिछले साल हुआ भाषण, वही भाषण। 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए जनता का हाथ में है, कि हम लोग का हाथ में, नेता लोग का हाथ में नहीं है, जनता का हाथ में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो जेल जाएंगे तेजस्वी यादव। 2025 चुनाव से पहले वो जेल जाएंगे। ठीक है, हम लोग सब परिवार जाने के लिए तैयार है। कहाँ भागते हैं? कोई लोग खाली डरपोक है, लूट कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, अपहरण हो रहा है, सब चीज होता है, बलात्कार हो रहा है। कौन सी बिहार में घटना नहीं हो रहा है? ऐसा तो कोई कार्रवाई नहीं है। हम तो जाने के लिए तैयार है। बेकसूर है सब परिवार हमारे, लालू जी भी बेकसूर है, सब दुनिया जानता है। कुछ होना जानने वाला नहीं है। जेल जाने से, आपकी करने से हम लोग भागते हैं क्या? कोई लोग खानी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, सुनील कुमार के बारे में ये ऑर्डर नहीं कर रहा, बैठा नहीं रहा सरकार, डबल इंजन का सरकार। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित करते हुए कहा कि यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की यह भारत यात्रा अभूतपूर्व है। कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की यह भारत यात्रा अभूतपूर्व है। यह केवल भारत में यूरोपियन कमीशन की पहली यात्रा नहीं, बल्कि यह किसी भी एक देश में यूरोपियन कमीशन का पहला इतना व्यापक एंगेजमेंट है, और साथ ही कमीशन के नए कार्यकाल की सबसे पहली यात्राओं में से एक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साझा कमिटमेंट है। इसी स्पिरिट में कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर
और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक पर कहा कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली को बड़ी बड़ी दिक्कत दे रहे थे, उन्हें लेकर जब भी भारत सरकार द्वारा ब्यौरा मांगा गया तो उस पर कभी भी दिल्ली की तत्कालीन सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया गया। कहां पर किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे, और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहां पे किन किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन। वो कमेटियां जो शांति समितियां, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई, और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा। और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी, और हर प्रकार से, चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो, या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी कह रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं कि 2025 फिर से नीतीश। वहीं बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। है और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूं, 2025 फिर से नीतीश।
ये हम लोग का स्लोगन ही है और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे, यही प्रक्रिया है जाकर के। चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय, देखिए लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है, चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है जाकर के, विधायकों से राय ली जाती है जाकर के, और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, 5 की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या नीतीश जी के राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बजट सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र होता है और हम अपेक्षा करते हैं कि सदन सही तरीके से चले, लेकिन सदन में किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। सदन को शर्मसार किया जा रहा है और आसन के नीचे खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या सत्ता पक्ष के लिए नियम कुछ और है। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते क्योंकि हम इस लोकतंत्र के मंदिर को पवित्र रहने देना चाहते हैं। गवर्नर महामहिम है, ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेंगे। अब इस पे अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना। आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं, आगे भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हम सब लोग चाहते हैं बजट सत्र जो है महत्वपूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है, और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस चले। लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं हो रहा, बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आंख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता है। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है और अब तक कार्रवाई नहीं की गई। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है। तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा रहे? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है नियम का। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेन करेगा, पार्टी अगर कंप्लेन करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती है। हमारे सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है और विलंब। एमएलसी सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है, जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई थी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा।
तो हम देखिए बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है लोगों का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है। आप मंत्री की जगह देकर के उनको बैठाने का काम करें। अरे कराओ बाय इलेक्शन उनके सीट पे, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो, कर सकते हो, यही ना नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हों, जो लोग हों, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी कार्रवाई करती है। विप का मतलब क्या होता है? यानी विप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखे क्यों, हटा दो। तो देखिए अगर चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि चुनाव के दौरान हमने दिल्ली से वायदा किया है कि हम यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे, यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। उन्होंने कहा है कि जब हम जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को खुशी देना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों का एक चुनाव में हमने दिल्ली को एश्योर किया है कि हम यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे, यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। तो हमें इस बात का खुशी है कि हमारे एक विधायक कपिल मिश्रा जी वो मंत्री बने हैं, कला संस्कृति उनके पास है, टूरिज्म उनके पास है, और भी बहुत सारे विभाग उनके पास हैं। तो हम लोग आज, हम और कपिल मिश्रा दोनों बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके, और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। जब हमारे गृह मंत्री जी आए थे कपिल भाई के प्रचार में, तो उन्होंने बहुत कंसर्न जाहिर किया था, और हम उसको जल्दी से जल्दी इस केंद्र को डेवलप करके इस पूरे लोकसभा को एक खुशी देना चाहते हैं। आज 2 साल का वक्त मांगा है, लेकिन हम उसको और भी जल्दी से जल्दी में कर लेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। तो इस नाते आज हम विजिट किए डीएम महोदय के साथ, यहाँ के एमसीडी के डीसी और भी अधिकारियों के साथ, और स्वयं कपिल मिश्रा जी के साथ, कुछ हमारे और भी स्टेक होल्डर्स। हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो, और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। तो साधना ग्रुप आज हमारे साथ इसमें शामिल हो रहा है, और जापान से भी हमारे मोरी नागासन, जो जिनके साथ मैंने पीछे भी एक यात्रा की थी, जापान की यमुना जी को कैसे क्लीन बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो आज की हमारी विजिट बहुत अच्छी रही, और हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देंगे। भागलपुर के बांका बॉर्डर स्थित पंसल्ला गांव में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल पंसल्ला गांव में नवनिर्मित बाबा बलेश्वर नाथ मंदिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि 22 क्विंटल का शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित किया गया है, जिसे देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांव के लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से 2 लाख से अधिक लोग यहां इस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर की खूबसूरती भी देखने लायक है। लोगों की माने तो भागलपुर, बांका और आसपास के कई गाँव में इतना बड़ा शिवलिंग किसी भी शिवालय में नहीं है। इस मंदिर के निर्माणकर्ता राम बालक मंडल का कहना है कि इस मंदिर को एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। शिवलिंग बहुत वजन है, काफ़ी वजन का है, जो गुरोटा के द्वारा इसको उठाया गया, उसके बाद चैन कुप्पी के द्वारा इनको अंदर किया गया। भगवान समय पे अपने आप विराजमान हो गए। वहाँ सुबह में भस्मा आरती भी हुई थी, और उनका रूप दर्शन का भी शाम में श्रृंगार भी हुआ था। भक्तों को संदेश देना चाहते हैं कि महाकाल के दर्शन करें, आपकी सारे कामनाएं पूर्ण होगी। पूरा परिचय राम बालक मंडल समाज सेवी, ग्राम पंसल्ला, पोस्ट कुसमा, थाना अमरपुर, जिला बांका, बिहार। एक लाइन बोलवाएं? नहीं भूल पाए।
झारखंड विधानसभा के चौथे दिन कई मामले उठे। वहीं विधायक जयराम महतो ने कोयला बालू का भी मामला उठाया। इतना तो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड में लाचार है, ये कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शायद प्रत्येक दिन हम कम से कम 3 से 4-5 जो सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का अनुशंसा करके भेजते हैं, और जिनमें कुछ का काम होता है, कुछ का काम रुक जाता है, और कई विधानसभाओं के हम भेजते हैं। तो इसलिए इस विषय से हम परिचित हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो लचर है। उस दिशा में इस बजट में विशेष ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर। और हम ये भी थोड़ा सा सरकार से मांग करेंगे कि उसमें शायद 4 या 5 ही बीमारी ऐड किया गया है जिन पे इलाज होगा। तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए गांव में जाकर कि लोग और किन बीमारियों से कंटिन्यू ग्रसित हो रहे हैं, उनको भी ऐड करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई ऐसी बीमारी आ रही हैं जो काफ़ी मतलब एक आम व्यक्ति के बजट से बाहर है, लेकिन उसका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं आती है। तो इसलिए बीमारियों की जो संख्या है उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और विशेषकर जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की जो राशि है जो जिला में जमा होती है उसमें भी भारी पैकेज देने की आवश्यकता है। पहले गुड़िया की कहानी आपने सुनाई, क्या वो गुड़िया की क्या लगता है कि आने वाली व्यवस्था? देखिए, बिजली की व्यवस्था ये वास्तविकता है। अभी जस्ट हमें एक जिला परिषद का फोन आया था, छोड़िए अब आम व्यक्ति नहीं, वो भी एक जिला परिषद है यानी सम्मानित। उनका कहना है कि मेरा भी 35,000 का बिल आया है पिछले 4 या 5 महीने में मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के कारण। तो ये सत्यता है, लेकिन सरकार अपना डिफेंड करने से नहीं चलेगा, इन्हें धरातल पर जाकर काम देखना चाहिए। बिजली बिल माफ नहीं हुआ जो सरकार कह रही है? जी, बिजली बिल मान के चलिए 2 यूनिट जो उन्होंने कहा था 200 यूनिट, उसके बाद पहला बात मीटर रीडिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बहुत असुविधा हो रही है। और आप मान के चलिए, मैंने बहुत सारे पदाधिकारियों से भी कहा, जैसे जेई हो गया, बिजली विभाग के एसडीओ, हमने कहा कि आपका फाइन मारने का पैमाना क्या है। अगर आप फाइन कर रहे हैं, अगर कोई दोषी है, आपको लगता है कि अगर अवैध कनेक्शन है तो उसे कम से कम 5-7 हज़ार रुपये फाइन मारिए ताकि वो फाइन देने में उसका असमर्थ ना हो। लेकिन आप 40-50 रुपये फाइन मारेंगे तो आप फाइन मारने का आधार क्या है? तो उन्होंने मैंने उसके बाद बात करने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये विभाग ही जानता है। बालू को हाँ, वो बालू का बिल्कुल बालू का ही गढ़ है, क्योंकि बड़ाकर नदी है, एक तरफ दामोदर नदी है, उसी के बीच हम आते हैं। निसंदेह बालू का कंडीशन ये है कि अगर कोई आदमी नया ट्रैक्टर लेता है तो देखिए, हमको 2 दोस्त हमें फोन किए हैं कि वैद्य जी हम ट्रैक्टर ले रहे हैं तो थोड़ा थाना को देख लीजिएगा ना। हम बोले कहा है ना, हम बालू के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं। और ट्रैक्टर लेने से पहले अपनी पत्नी को भेज दें बेचारे, जैन तो विधायक जी को थोड़ा कन्विंस कर लीजिएगा, बहुत सख्त है विधायक जी, तो थोड़ा सपोर्ट कर देंगे थाना उना में। तो हम बोले देखिए, इसमें आप लोग को खुद देखना होगा। और ये सच्चाई है, अगर आप किसी थाना को मैनेज नहीं करते हैं तो अगला दिन रेड हो जाता है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि थाना को मैनेज किया जाता है? हाँ, थाना को मैनेज किया जाएगा। अगर आप नहीं मैनेज करते हैं तो अगला दिन आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। थाना मैनेज नहीं, वरना ऊपर तक होता है, थाना आपका न्यूनतम है, अंतिम इकाई जो है उसे थाना को आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वहाँ से मैनेज किए बिना आप नहीं काम कर सकते। आपने जो कहा उगाही का महीना है, बिल्कुल भाई, ये उगाही का महीना है, बड़ा दुर्भाग्य है। आशा करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। 2 बार इन्हें मौका मिला, दूसरी बार जब ये रिपीटेड है तो कम से कम इस बार। पूर्वी चंपारण जिले में अब अपराधियों पर सामत आ गई है। अपराधी अब ज्यादा देर तक पुलिस के पकड़ से बाहर नहीं रह सकते। पुलिस घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में अपराध नियंत्रण में तेजी लाने के लिए मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी और अच्छी पहल की है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा नाका अलर्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें जिले भर में यदि कोई अपराध की घटना घटित होती है तो इस ऐप के माध्यम से सभी पेट्रोलिंग पार्टी, एसएचओ, सीआई, एसडीपीओ को एक साथ अलर्ट नोटिफिकेशन दिया जा सकता है, ताकि सभी के द्वारा एक साथ नाकाबंदी कर घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भाग रहे अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके। मोतिहारी पुलिस के सभी कर्मी आज से ही इस ऐप का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। इससे पूर्व सभी पेट्रोलिंग पार्टी, एसएचओ, सीआई, एसडीपीओ को एक साथ नोटिफिकेशन भेजे जाने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण घटना में त्वरित कार्रवाई करने में समस्या आती थी। अब ये समस्या दूर हो जाएगी। इस ऐप के इस्तेमाल से मोतिहारी पुलिस को अपराध नियंत्रण में काफ़ी मदद मिलेगी। मोतिहारी पुलिस के द्वारा एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है, और इस ऐप के माध्यम से अगर जिले भर में कोई घटना घटित होती है तो इस ऐप के माध्यम से एक साथ सभी जिले में चल रही जितनी भी गश्ती गाड़ियां हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, जितने भी थानाध्यक्ष हैं, जितने भी सीआई हैं, एसडीपीओ हैं, सबको एक साथ एक अलर्ट नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है, और ताकि ये सभी पेट्रोलिंग गाड़ियां और सभी थाना जो है एक साथ नाका लगा पाए, और जो अपराधी जो घटना घटित होने के बाद अगर भागने का प्रयास कर रहे हो तो उनको तत्पश्चात जो है त्वरित गति से पकड़ा जा सके।
इस ऐप का इस्तेमाल जो है आज से मोतिहारी पुलिस के सभी पुलिसकर्मी करने वाले हैं। और पहले जो दिक्कत आ रही थी कि एक साथ अलर्ट नोटिफिकेशन जो नहीं भेज पाते थे हम लोग सभी थाना को, सभी गश्ती गाड़ियों को, ये समस्या अब दूर हो जाएगी और इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की संभावना है। और इस प्रकार जो मोतिहारी पुलिस तकनीक का इस्तेमाल जो है अपराध नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।